में आप देखोगे कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये पहला चैप्टर है और इसका पहला पेज है। इसमें क्या है कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑफ 14th-15th अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि जब रात के 14 और 12 बजे के बाद 14-15 अगस्त हुए 1947 में, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। किससे? कॉलोनियल रूल से। उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वाज नोन एज जवाहरलाल नेहरू। नेहरू उस समय का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। आप देख सकते हो कि नेहरू ने यहाँ पे फोटो है लाल किला पे, अपनी फर्स्ट फेमस स्पीच बोली जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उसका फर्स्ट स्पीच था जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने बोला था। अब आप देख सकते हो कि CUT आपसे कुछ भी पूछ रहा है। CUT डे बाय डे टफ होते जा रहा है। वो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए या जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के नाम हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, वो सब पूछना है। आप देखोगे कि NCERT का जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक, उसमें 1, 2, 3, 4 लाइन है। उस 4 लाइन में सिर्फ आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली। सबसे पहला है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 14-15 अगस्त 1947 में। ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के। और इंडिया की जब इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने एक फेमस स्पीच गाई रेड फोर्ट पे 1947 में। इसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उन्होंने स्पीच बोला है। सेकेंड पैराग्राफ हम लोग बढ़ते हैं कि दिस वॉज अ मूवमेंट इंडियंस हैव बीन वेटिंग फॉर। एक ऐसा मूवमेंट था जिसपे इंडिया हमेशा इंतजार कर रहा था। You have read in your history textbook that there were many voices in our national movement, but there were 2 goals almost everyone agreed upon. ऐसे 2 गोल्स थे जिसमें सब ने हामी भरी। सबसे पहला गोल ये था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। मतलब individuals are eligible or have the right to elect their own representatives। मतलब उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टीशन के टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सिटीजन्स पे राइट थे कि वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, किसको वो पावर देना चाहते हैं। आज भी वही चल रहा है। आज भी जब इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, तो हम वोट करते हैं हमारे जो भी CM PM जो भी है, ताकि वो बने रहे। अभी नरेंद्र मोदी हैं करंट। उस समय पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आप फर्स्ट गोल तो ये था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा था कि द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड्स ऑफ ऑल पर्टिकुलर पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SDG। अब आप ये देख सकते हो 2 गोल क्या था कि सबसे पहला गोल उन्होंने बोला कि वी शैल द कंट्री शुड रन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें हम अपने हम खुद इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। दूसरा ये था कि वी शैड रन दूसरा था कि द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल। सबके लिए तो गवर्नमेंट करेगी ही, लेकिन ज़्यादा ध्यान उन पर दिया जाएगा जो गरीब है और सोशली डिसएडवांटेज है। आप समझ गए 2 गोल्स क्या थे उस समय, मेजर 2 गोल्स। सबसे पहला गोल था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। और दूसरा है कि गवर्नमेंट तो सब पे ध्यान रखेगी ही, पर ज़्यादा ध्यान उन पे रखेगी जो पुअर है और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है। इस पैराग्राफ में बस यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इंडिया वॉज बॉर्न एज अ नेशन स्टेट वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। उस समय जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, उस समय बहुत हालात ख़राब थे। आप आगे आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ है। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको पाकिस्तान दे दिया गया, जो भी हिंदू कम्युनिटी उसको इंडिया दे दिया गया। फिर आपको ये भी एक चॉइस मिली कि अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो आप जा सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो भी उस समय। तो ऐसे तो इंडिया बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता ना। दिस वॉज, फिर जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे, फिर वो भी चाह रहे थे कि मैं भी अब इंडिया से अलग होकर अपना एक नया कंट्री बना लूँ। वैसे तो इंडिया बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता, फिर इंडिया बिखर जाता। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इंडिया वॉज बॉर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। परहैप्स नो अदर कंट्री by then was born in the situation more difficult than India।
Freedom come with the partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. अब जैसे कि CUT आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि what was a year of unprecedented violence and trauma of displacement, तो क्या होगा 1947. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. फ़ोटो आप ध्यान से देखो. इस फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेहरू जी हैं, जो इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं. और ये क्या है, ये आपका दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके ऊपर ये दे रहे हैं, जो उस समय फ्रीडम मिली थी इंडिया को मतलब ब्रिटिश रूल से. और ये स्पीच का नाम क्या था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. तो आपका ये पहला पेज है. पहला पेज में इतना ही सब कुछ है जो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं. अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें इसमें साफ बोला गया एंड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसका कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन हो रहा था उस समय सब इंडिपेंडेंट हो गए थे. उस समय ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था. जब इंडिया को पहले ब्रिटिश रूल ने, पहले इंडिया के ऊपर ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गए तो इंडिया आपस में लड़ने लगा, अपने में ही लड़ने लगा. यहाँ पे साफ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है कि फ्री इंडिया फ्लैग, फिर मैसेज फ्रॉम प्राइम देख सकते हो, प्रोविंसेस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बर्मा. फिर आप देख सकते हो कि कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ उससे पहले ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश गए तो इन लोग आपस में लड़ने लगे. और ये आज भी चल रहा है. आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई आज भी चल रही है. उस समय सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जो इंडिया को फेस करने पड़े थे. सबसे पहला चैलेंज ये था कि the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodated of the diversity in our country. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक ऐसे नेशन को शेप करना जो बिखर रहा है. सबसे पहले सबको इकट्ठा करो और फिर एक वो करो, उसको ठीक तरीके से सुधारो और सबको एक करो. इसमें है कि ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. सबसे पहला ये था कि इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Diversity मतलब क्या होता है कि diversity means where we can see many religion, many culture. India diversity इसलिए बोला गया है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे religion आते हैं, बहुत सारे culture आते हैं, बहुत सारे जैसे कि state के specific religion है, specific languages है, specific culture है, उनके basis पे पूरे चीज़ divided है. हम देख सकते हो कि इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन. इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन है, इसलिए इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है. जब आप देखोगे कि आप भाई आप जब दिल्ली में रहते हो तो इधर में मैक्सिमम लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी स्टेट में लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं. इधर मैक्सिमम आप देख सकते हो कि अलग कल्चर सेलिब्रेट हो रहा है, आपके तरफ कुछ अलग कल्चर सेलिब्रेट हो रहा होगा. Its people spoke different languages followed by different culture and religion. At the time of it's widely believed that the country full of such kinds of diversity could not remain together for long. बात सच थी कि इतना सारा डाइवर्सिटी है कि इंडिया शायद ही एक साथ रह पाए. The partition of country appeared to prove everyone's worst fears. There was serious question about the future of India. Would India survive as a unified country? Would it do so by emphasizing national unity as the cost of every other objective? Would it mean rejecting all religion and sub-national identities? And there was an urgent question: how was integration of territory of India to be achieved? ये फर्स्ट चैलेंजेस था कि भाई इंडिया को सबसे पहले शेप करो एज अ नेशन ऑफ यूनाइटेड. पहले इंडिया को शेप करो. सबको डर था कि भाई इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिटी हैं, कहीं इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में बंट न जाए. धीरे धीरे फिर इंडिया को यूनाइट किया गया. सेकेंड चैलेंज था कि स्टैब्लिश करो डेमोक्रेसी. सेकेंड चैलेंज वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. इंडिया में सेकेंड चैलेंज ये था कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे पीपल के पास पावर होगी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेगा. अब आप यहाँ पे एक छोटा सा ये जो आपको छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं ना NCERTs में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे और पूछेगा कि कौन बोला, कब बोला गया, ये सब रहता है. आप देखो, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द salvary of the British dominance, but at the midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus
be a day of rejoicing as well as mourning। ये महात्मा गांधी ने बोला है 14 अगस्त 1947 कोलकाता से। कहने का मतलब ये है कि कल तो हमें आज़ादी मिल जाएगी ब्रिटिश डोमिनेंस से, बट जो आज जो इंडिया जो पार्टीशन होगा उसका क्या। टुमारो इंडिया 2 हिस्सों में बट जाएगा, फिर जो हमें किसी से मिलना होगा या किसी से कब करना होगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये सेकंड पेज पे इतना ही था। आप देख सकते हो एक आर्टिकल थी जिसमें बोला गया है कि इंडिया को आज़ादी मिल गई है बट इंडिया पार्टीशन हो गया है। फिर चैलेंजेस बताया गया, पहला चैलेंज ये था, दूसरा सेकंड डेमोक्रेसी थी, और फिर गांधी ने क्या बोला। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पेज पे आते हैं। तीसरा पेज ये है कि अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। द चैलेंजेस वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस समय सबसे ज़्यादा पावर में थी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। कांग्रेस की पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा पार्टी में थी, और मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग तो चला गया पाकिस्तान में, तो उस समय एक ही पार्टी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ वेल बींग ऑफ इंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली द सेम सेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज आपने पढ़ लिया यहाँ पे। फर्स्ट चैलेंज ये था कि भाई इंडिया को शेप करो एक नेशन की तरह, फिर जहाँ पे इंडिया बहुत सारी डाइवर्सिटी में बटा हुआ है कहीं इंडिया बट ना जाए, फिर इंडिया को एक रखो। दूसरा था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करो। तीसरा ये था कि डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, सबका करो, नॉट ओनली सम सेक्शन, सारे सेक्शन का नहीं, सबका करो। Here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection of socially disadvantaged groups and religious culture communities. The constitution also set out the directive principle of state policy welfare goals that democratic policies must achieve. अब आप देख सकते हो कि ये सब तो चल रहा था। अब रियल चैलेंज क्या था इंडिया में? रियल चैलेंज ये था कि इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, और जितने भी पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी एक इंडिया धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन हो रहा था तो पैसा में भी पार्टीशन हुआ। जितने भी पैसे उस वक्त थे इंडिया के पास उसको पाकिस्तान को देने पड़े थे, क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान एक था। जब बंटवारा होता है तो हर चीज़ का बंटवारा होता है। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? To what extent did India succeed in achieving the various objectives set of the Constitution? This entire book is an attempt to respond these questions. The book tells the story of politics in India since independence. So, ये book का नाम है. So, the equipped the develop in our own answers and big questions. These first 3 chapters you will look about the 3 challenges mentioned in the phase in early independence. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में यही था कि थर्ड चैलेंज के बारे में बताया गया है कि सारे सेक्शंस को डेवलप करो, कुछ सेक्शन को नहीं, सबको डेवलप करो। रियल चैलेंज ये था कि पॉलिसीज़ बनाओ और पॉवर्टी को ख़त्म करो। तीसरा पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। चौथा में ये था कि इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैलेंजेस के बारे में ही ज़्यादातर रहेगा। फर्स्ट चैलेंजेस क्या था? टू शेप अ नेशन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट चैलेंज आता है टू शेप द नेशन विद इमीडिएट चैलेंज, एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा जब तक आप देखोगे नहीं आप वहाँ पे आंसर नहीं बना पाओगे। इस चैप्टर के बारे में आपको फर्स्ट चैलेंजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको देखना है कि फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज मतलब शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। वो नेशन पढ़ो, मतलब वो नेशन यूनाइट करो जो जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और जिसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ने की ज़्यादा होती है। जैसे मान लो पंजाबी लोग थे, फिर आपके सिंधी लोग थे, फिर आपके गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, अगर सब कोई खड़ा हो जाता, अगर वो बोलता कि भाई मेरे को भी इंडिपेंडेंट नेशन दो, तो इंडिया तो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता ना। उस समय इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, अगर आपको पता होगा तो। इंडिया उस समय 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अगर हर कोई अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री मांगता, इंडिया तो ख़त्म ही हो जाता। इसलिए वो बोल रहे थे कि पहले इंडिया को शेप करो, शेप अ नेशन, शेप करो, सबको अपना हक दो। आपको आगे इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि क्या है। अब जैसे कि ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं
क्या लिखा हुआ है इसमें, I always wanted a time machine so that I can go back to the participate in the celebration of 15th August 1947, but this looks different from what I thought. सही बात है, जैसे चीज़ें देखने को मिल रहा है. In this chapter we focus at the first challenges of nation building that occupied center stage in the years immediately after the independence. We began to looking up the event that formed the context of independence. This can help to understand why the issue of national unity and security become a primary challenge of the time of independence. अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे साफ यहाँ पे लिखा हुआ है रियल चैलेंज क्या था. रियल चैलेंज वाज कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज, इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज लाओ और पॉवर्टी को ख़त्म करो. फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी चैलेंज ये था कि जितने भी अंडरस्टैंड व्हाई द नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकम अ प्राइमरी चैलेंज ऑफ दैट टाइम. प्राइमरी चैलेंज यही थे. ठीक है, अब आप देखोगे वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूजेस टू शेप इटसेल्फ इनटू अ नेशन यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी. This unity had to reflect to aspiration of people across a different religion and deal with disparities which existed among religion and different section of people. In next two chapter, we shall turn of the challenges of the establishing democracy and achieving economic development and equality and justice. नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा. अब आप ये देखो, ये फोटो को ध्यान से देखो. ये हो सकता है कि ये फोटो आ जाए और पूछे कि क्या है ये. यहाँ पे है कि स्टैम्प्स है. जब इंडिया की जो फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी 1950, 1947 में नहीं हुआ था रिपब्लिक डे, 1950 में हुआ था. क्योंकि जब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद इंडिया का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना. आगे आपको पढ़ने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना. आई थिंक 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी. और 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी. दैन 26 जनवरी 1950 में आर फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था. ये स्टैम्प्स है, आप देख सकते हो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन ऑफ 26 जनवरी 1950. ये यहाँ पे चरखा का फोटो लिखा हुआ है. अब देख सकते हो अलग अलग चीज़ में अलग अलग है. ये सब इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखा रहा है. रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इनॉग्रेशन ऑफ जनवरी 1950, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये सब है. ये स्टैम्प है. ठीक है, दीज यहाँ पे लिखा हुआ, दीज आर द स्टैम्प्स वर इशूड इन 1950 टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950. ये आप ध्यान से देख लेना. ये एक फ़ोटो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थी. दूसरी फ़ोटो में नेहरू जी बोल रहे थे लाल किला में. ये तो नहीं आएगा, ये आ सकता है, बता सकता है ये क्या है, आप बताओ. स्पीच का नाम पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है स्पीच का नाम. तो आप ध्यान से देखोगे तो आप इजी, ज़्यादा कुछ था नहीं. ठीक है, आप आराम से करोगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से पढ़ेंगे ये बहुत, और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है. तब तक आप इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्लीपी स्ट्रैटेजिस्ट को, और लाइक करें मेरे वीडियो को. नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर सकें. इस वीडियो में तो हमने ओवरव्यू दे दिया. अगर आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इस पूरे सीरीज़ में, जो भी एक ये वीडियो है, इसमें यही था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, फिर नेहरू ने क्या स्पीच दिया और वो स्पीच कहाँ दिया, फिर उस समय 2 गोल्स क्या थे, शहर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि इंडिया को पार्टीशन कब मिली, फिर उस ईयर को किस नाम से जाना जाता है, फिर इस फोटो से क्या डिपिक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे दे रहे हैं. उसके बाद ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल में ये है कि भाई 200 साल पहले ब्रिटिश रूल से इंडिया को आज़ादी मिली, फिर इंडिया पार्टीशन हो गया. फिर 3 चैलेंजेस क्या थे, चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 2, चैलेंज नंबर 3 ये था. फिर इसके बाद रियल चैलेंज क्या था कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज लाओ और पॉवर्टी को ख़त्म करो. फिर इसके बाद प्राइमरी चैलेंज क्या था कि भाई